उज़ुमाकी एपिसोड 2 के शुरू में हमें कीरी को दिखाते हैं जो कि स्कूल में होती है, जहाँ कातायामा आज फिर से लेट आया हुआ होता है। फिर टीचर उसे अपनी बेंच पर जाकर बैठने को बोलते हैं, पर तभी वह देखते हैं कि कातायामा की पीठ काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है। ये सब पूछने पर कातायामा बताता है कि उसकी पीठ किसी वजह से सूज चुकी है। कातायामा फिर धीरे धीरे चलकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है। सभी बच्चों को वह काफ़ी ज़्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि उसकी पीठ पर एक स्नेल जैसा सेल बन चुका है। वहीं कीरी को समझ में आ चुका था कि कातायामा पर भी स्पाइरल का कर्ज लग चुका है। इसके बाद हम टाउन के बाहर एक टूटे पुराने घर को देखते हैं, जिसमें एक कपल आराम कर रहा होता है, जिनका नाम काजुनरी और योरिको है। वो दोनों अचानक से एक आवाज़ सुनते हैं जो कि सांप की होती है। फिर वो उन दोनों सांपों को आपस में लिपटते हुए देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे। ये सब देखने पर लड़की पूछती है कि क्या वो दोनों लड़ रहे हैं जैसे कि हम दोनों के पेरेंट्स लड़ते हैं, जिस पर वो लड़का बोलता है कि वो लड़ नहीं रहे, मीटिंग कर रहे हैं। फिर वो दोनों सांप आपस में रेंगते रेंगते एक गड्ढे में चले जाते हैं। फिर अगले सीन में कीरी अपनी एक दोस्त सीनो के साथ स्कूल से वापस आ रही थी। वो दोनों एक ग्रेवयार्ड से गुजर रहे थे। सीनो बताती है कि पता है तुम्हें कि आजामी कहाँ लापता हो गई है। फिर वो आगे बोलती है कि कीरी तुमको तो उसकी बहुत याद आती होगी। कीरी उसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वह जानती है कि आजामी मर चुकी है। क्या सीनो फिर आगे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि मरे हुए लोगों को जलाने की जगह अब दफनाया जा रहा है, क्योंकि जलाने से आसमान में स्पाइरल नज़र आ रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि फर्नेस में कुछ गड़बड़ है और मौसम भी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आसमान में स्पाइरल बन जाते थे। ऐसे स्पाइरल दूसरे शहरों में भी देखे गए हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब इस टाउन के किसी इंसान को जलाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। इसलिए अब सभी लोगों को दफनाया ही जाता है ताकि उनके धुएं से कोई स्पाइरल न बन सके। जिनों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि उन्हें स्कूल के रास्ते में एक ग्रेव यार्ड से होते हुए जाना पड़ता है। तभी अचानक से उन दोनों के सामने एक लड़का आकर उन्हें डरा देता है, जिसका नाम यामागुची होता है, जिसको हमेशा ही लोगों को अचानक से डराना काफ़ी अच्छा लगता है। यामागुची को बचपन से ही कीरी पर क्रश है और वह एक बार फिर से उसे आई लव यू कहता है। सीनो उसे आगे बोलती है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कीरी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। यामागुची बोलता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी कीरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इतनी सुंदर लड़की को उसके साथ देखकर सभी लोग चौंक जाएंगे। कीरी आगे बोलती है कि मुझे परेशान करना बंद करो, और वह वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यामागुची चिल्लाकर कहता है कि वह कभी हार नहीं मानेगा, वह एक दिन उसको पाकर रहेगा। कीरी अब अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वह देखती है कि काजुनरी और योरिको के फादर्स उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहे हैं और उनको मार भी रहे हैं। फिर कीरी काजुनरी के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। अगले सीन में काजुनरी कीरी को बताता है कि जब वह छोटा था तब उसकी फैमिली इस टाउन में रहने के लिए आई थी। वह लोग एक पुराने घर में रहने लगे थे और लोग उसे गरीबों का भी घर कहते थे। काजुनरी और योरिको पड़ोसी हैं और उनका घर बिल्कुल आसपास है, लेकिन उनके पेरेंट्स एक दूसरे से नफरत करते हैं। काजुनरी को लगता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पागल हैं, क्योंकि वो इस बात को सहन ही नहीं कर पाते कि वह कितने ज़्यादा गरीब हैं। इसलिए वह अपना ध्यान भटकाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। जब दो पागल लोग आपस में लड़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं। फिर उनको अलग करना नामुमकिन हो जाता है। फिर ही आगे बोलती है कि तुम तो उनकी तरह नहीं हो। काजुनरी कहता है कि वो और योरिको अभी उतने पागल नहीं हुए हैं, पर यहाँ रहे तो बिल्कुल उनके जैसे ही हो जाएंगे। इसलिए वो दोनों साथ मिलकर भागने का प्लान बना रहे हैं। वो लोग परसों शाम को ट्रेन में बैठकर यहाँ से भाग जाएंगे। वो किरी से कहता है कि प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगी, और किरी कहती है कि वह किसी को नहीं बताएगी। इसके बाद किरी हॉस्पिटल जाती है सुइची की मर्डर को देखने के लिए, जो कि अभी तक ठीक नहीं हुई है। वह सुइची को काजुनरी के फैमिली के बारे में बताती है। सुइची बताता है कि स्पाइरल के कर्ज की वजह से उनकी फैमिली आपस में लड़ती रहती है। मैंने उनके घरों पर स्पाइरल सेंस किया है। स्पाइरल ही उन्हें सनकी बना रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उनके मोहल्ले में स्पाइरल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, और अब तो पूरा टाउन ही स्पाइरल के कर्ज के चपेट में आ चुका है।
वो किरी को एक लड़के की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि जब भी कोई स्पाइरल के कांटेक्ट में आता है तो उसे सभी की अटेंशन अपनी तरफ खींचनी होती है, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। फिर अचानक से स्विची नोटिस करता है कि किरी के बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। किरी अपने घर जाकर आईने में यही चीज़ को देखती है और उसे भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसके बाल सच में लंबे हो चुके हैं। अगले दिन जब किरी अपने स्कूल में जाती है तो सभी लोग उसके बालों की तरफ देखकर घूर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बालों में स्पाइरल्स क्रिएट हो चुकी थी और बाल काफ़ी लंबे भी हो चुके थे। तभी क्योको नाम की एक लड़की उसे बताती है कि किरी तुम्हारे बालों को क्या हुआ। किरी पीछे मुड़कर देखती है कि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा कर्ली हो चुके हैं और स्पाइरल शेप बना रहे हैं। किरी को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। क्योको बताती है कि उसे चोटी बांध लेनी चाहिए। फिर वो चोटी बांधकर क्लास को अटेंड करती है। क्लास के दौरान अचानक ही किरी की चोटी खुल जाती है और उसके बाल अपने आप ही आपस में कर्ली हो जाते हैं। तभी उनकी नज़र खिड़की पर जाती है, जहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग पर कोई रेंग रहा होता है और यह और कोई नहीं बल्कि कातायामा ही होता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और शॉक भी हो जाते हैं कि कातायामा एक स्नेल बन चुका है, वो भी एक सचमुच का, और बिल्डिंग पर रेंग रहा है। वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं जब वह उसकी आंखों को स्नेल की तरह बाहर निकलते हुए देखते हैं। लेकिन उसकी हालत पर क्लास का बुली सुमुरा उस पर हंस रहा होता है। इस सब के बावजूद किरी अब स्कूल से निकलकर हेयर सैलून जाती है। वह अपने बालों को कटवाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही सैलून वाली किरी के बालों को काटने जाती है तो उसके बाल उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वह लड़की चिल्लाते हुए उसके बालों को छोड़ देती है और दूर हो जाती है। फिर वो उसके बालों को काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक वे में हवा में उड़ते हुए देखती है और फिर वो चिल्लाते हुए किरी को एक मॉन्स्टर कहती है और फिर किरी वहाँ से भाग जाती है। किरी के बाल अब अपने आप ही हिल रहे थे और वो धीरे धीरे बड़े भी होते जा रहे थे। उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात कहते हैं तो किरी के बाल ये सब सुनकर किरी के गले को ही दबाने लगते हैं। किरी का छोटा भाई मित्सुओ कहता है कि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए उसका गला दबा रहे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। फिर किरी के फादर कहते हैं कि ये बात सही हो सकती है, मित्सुओ सही कह रहा है, इसलिए अब उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जाएगा। ये सुनकर किरी के बाल उसका गला दबाना छोड़ देते हैं और फिर उनमें बने स्पाइरल को देखने के बाद किरी की फैमिली भी कर्ज का शिकार हो जाती है। अगले दिन किरी वापस स्कूल जाती है। सभी लोग उसके बालों को घूरने लगते हैं, जैसे कि सभी उसके बालों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों। योको को अब किरी से जलन हो रही होती है और वह कहती है कि वो कल किरी से ज़्यादा अटेंशन लेकर दिखाएगी। इधर सुमुरा अब भी कातायामा का मजाक उड़ा रहा था और जब वो किरी के बालों को देखता है तो उस पे भी स्पाइरल का कर्ज लग जाता है। किरी अब उस पिंजरे के पास जाती है जहाँ पर कातायामा को बंद करके रखा हुआ था और वो देखती है कि कातायामा अब एक स्नेल बन चुका है पूरे तरीके से और वो अपने सेल के अंदर सो रहा था। टीचर ने उनके पेरेंट्स को बुला लिया था। टीचर उन्हें पिंजरे के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि वही उनका बेटा है जो कि स्नेल की तरह दिख रहा है। वो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, ये हमारा बेटा नहीं हो सकता, और इतना कहकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर किरी कातायामा को देखती है और उसके लिए उसे बुरा लगता है, तो वो नल को चालू करके उसके ऊपर पानी डालने लगती है, क्योंकि स्नेल्स को हमेशा पानी की नीड रहती है। किरी जब वापस अपने घर को जाने लगती है तब सभी लोग उसके बालों को देखते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। सुमुरा भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका था। फिर अगले सीन में स्टेशन पर सभी लोग बस किरी के बालों को ही देखकर घूर रहे थे और स्विची भी वहाँ पर आता है और उसे मिले बिना वहाँ से भाग जाता है। अब घर जाते समय फिर से किरी के पास यामागुची आता है और कहता है कि वह उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाया है। किरी कहती है कि वो इसे नहीं ले सकती क्योंकि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद यामागुची कहता है कि वह ऐसा क्या करे कि वह अपने प्यार को जाहिर कर सके। फिर उसके बाद वह बीच सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखो,
मैं अपनी प्यार की ताकत से कैसे उस कार को रोकता हूँ। लेकिन वो कार नहीं रुकती और वो उस कार के टायर के तले कुचला जाता है और ऑन द स्पॉट मर जाता है। अगले दिन जब सभी लोग स्कूल जाते हैं तो उन्हें फिर से बिल्डिंग पर एक और स्नेल रेंगता हुआ नज़र आता है। वो पहले समझ रहे थे कि ये कातायामा ही होगा जो कि अपने पिंजरे से बाहर निकल चुका है, पर जब सभी लोग ध्यान से देखते हैं कि ये कातायामा नहीं सुमुरा है, जब उसे भी उस पिंजरे के अंदर डाल देते हैं, फिर वो दोनों स्नेल आपस में मेटिंग करने लगते हैं। उसके बाद योकी कीरी को आवाज़ लगाती है और हम देखते हैं कि उसने भी अपने बालों को कीरी की तरह कर लिया है ताकि वो भी अटेंशन ग्रैब कर सके। अब आगे क्योंकि कहती है कि उनमें से कोई एक ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। इसी के चलते हुए वह कीरी से लड़ने लगती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो अपने बालों से उसका गला दबाने लगती है। कीरी के बाल भी योको पर अटैक करते हैं। देखते ही देखते बालों की एक लड़ाई सी शुरू हो जाती है। तभी स्विची वहाँ पर आता है और अचानक से एक कैंची से योको के बाल को काट देता है और कीरी को बचा लेता है ताकि उसके गला दबने से मौत ना हो जाए। लेकिन कीरी अब तक बेहोश हो चुकी थी। कीरी के बाल स्विची को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं और कीरी नीचे गिर जाती है। यह देखकर योको हंसने लगती है क्योंकि अब सिर्फ वही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी है और वो मटकते हुए वहाँ से जाने लगती है और उसी के साथ सभी लोग भी जाने लगते हैं। इधर स्विची कैंची से कीरी के बाल काटने लगता है और वहाँ उनमें से बाहर निकलता है। फिर उसके बाद वो कीरी के बाकी बालों को भी काट देता है और उन्हें छोटा कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योको को सभी लोग घूर रहे थे और उसे मिल रहे इस अटेंशन से काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही थी। लेकिन उसके ये जो बाल थे वो उसकी सारी की सारी एनर्जी को चूस ले रहे थे, जिससे वह बहुत ज़्यादा थक जाती है और एक खंभे के पास जाकर उसका सहारा लेती है। लेकिन वो और भी ज़्यादा अटेंशन पाना चाहती थी, इसलिए उसके बाल उस खंभे से लिपटना शुरू हो जाते हैं और इसी के चलते उसकी मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। और दूसरी तरफ स्विची को सांस में सांस आ जाती है जब किरी को वो होश में आते हुए देखता है। फिर उसके बाद वो दोनों अचानक से टीचर को चिल्लाते हुए सुनते हैं कि कातायामा और सुमुरा अपने पिंजरे से भाग चुके हैं। उन्हें जल्दी से पकड़कर मारना होगा वरना वो टाउन में आतंक फैला देंगे। उन दोनों के रेंगने के निशान को पीछा करते हुए वह दोनों एक पहाड़ी पर आ जाते हैं जहां उनका टीचर एक गड्ढे के पास बैठा हुआ था जिसमें ढेर सारे अंडे दिए हुए थे जो कि उन दोनों स्नेल ने दिए थे। कीरी को समझ में नहीं आता कि वो दोनों तो मेल हैं तो उन्होंने अंडे कैसे दिए। तभी टीचर बताता है कि स्नेल्स मेल या फीमेल नहीं होते। आगे टीचर कहता है कि अगर इन अंडों से बच्चे निकल गए तो पता नहीं इस टाउन का क्या होगा, इसलिए टीचर उन सभी अंडों को फोड़ने लग जाता है। कीरी उसे अंडे को फोड़ते हुए देखती है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और टीचर को वो मना भी करती है, पर टीचर उनकी नहीं सुनता। वह सभी अंडों को कुचल देता है। कीरी को अचानक से तभी याद आता है कि आज तो काजुनरी और योरिको भागने वाले हैं। फिर वो आगे सुइची को ये सब बताती है तो वह दोनों स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही वह स्टेशन पे पहुंच जाते हैं वो देखते हैं कि काजुनरी और योरिको भागते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। वो बताते हैं कि जब वे अपने घरों से भाग रहे थे तो उनके पेरेंट्स ने उन दोनों को देख लिया था और वो लोग स्टेशन पर ही हैं उनको रोकने के लिए। तभी स्विची कहता है कि उन्हें बीच की तरफ जाना चाहिए, वहाँ किसी रास्ते से टाउन के बाहर जाया जा सकता है। फिर वो चारों बीच की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन काजुनरी और योरिको के फादर उन्हें देख लेते हैं और वो भी उनका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए वह सभी बीच पर आ जाते हैं, पर काजुनरी और योरिको बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और इसी के चलते उनके फादर्स उनको पकड़ लेते हैं। योरिको कहती है कि क्या उन्हें फिर से अलग कर दिया जाएगा, जिस पर काजुनरी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब उन्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। इतना कहकर काजुनरी अपने शरीर को मरोड़ लेता है। ये सभी देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद योरिको भी खुद को मरोड़ लेती है और वो दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपस में उलझने लगते हैं, बिल्कुल दो सांपों की तरह। योरिको के डैड उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक स्टील के केबल की तरह एकदम टाइट हो गए थे। योरिको कहती है कि अब हमें अकेला छोड़ दो, वो दोनों उनके प्यार को अलग नहीं कर पाएंगे अब।
वो अब हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वो दोनों रेंगते हुए उस समुद्र के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लाइट हाउस फिर से अचानक से चालू हो चुका था, जो कि कई सालों से बंद था। फिर अगले दिन सुबह के समय जब किरी स्टेशन की तरफ जा रही थी, तो वो रास्ते में एक लड़की को देखती है, जो कि बस एकदम गोल गोल चल रही थी। उसके पूछने पर वह लड़की बताती है कि वह अपने घर जा रही है, जबकि वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही थी और उसे पता भी नहीं था। फिर उसके बाद जब वो स्टेशन पहुंच जाती है, तो स्टेशन के बाहर भी एक आदमी को गोल गोल चक्कर लगाते हुए देखती है, जो कि कह रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो, मैं सीधा नहीं चल पा रहा। उसके बाद जब वो स्कूल पहुंच जाती है, तो स्कूल में सभी लोग बातें कर रहे थे कि कल रात पुराना लाइट हाउस अचानक से ही जलने लगा था, जबकि वह कई सालों से ख़राब था। एक लड़की बताती है कि उसे सुनने में आया है कि जब भी कोई उस लाइट हाउस की लाइट को देख लेता है, तो वो इतना पागल हो जाता है कि वो गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से गेट खोलकर उनका टीचर अंदर आता है, और फिर सभी लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका टीचर भी अब एक स्नेल बन चुका था। उसके बाद जब किरी स्कूल से घर आती है, तो उसे अपना भाई मित्सुओ मिलता है, जो कि जल्दीबाजी में कहीं जा रहा था। फिर किरी भी उसका पीछा करती है। वो लोग बीच पर जाकर देखते हैं कि एक बोट किनारे से टकरा गई थी, और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। कल तो लाइट हाउस भी चालू था, और जो बोट पर 3 लोग थे, वो बोट टकराने की वजह से उसी जगह पर चक्कर लगाने लगे थे, और इसी के चलते वह तीनों पानी में जा गिरे थे। लोगों ने उनमें से एक को तो बचा लिया था, पर बाकी के 2 लापता हैं। एक आदमी कहता है कि कल रात को 5 एक्सपर्ट लोग लाइट हाउस में चेक करने के लिए गए थे, पर वो अभी तक नहीं आए हैं। फिर हम अचानक से देखते हैं कि मित्सुओ अब अपने कुछ दोस्तों के साथ लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। किरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो कहाँ रुकने वाले थे, वो अंदर चले जाते हैं। फिर किरी भी अंदर जाकर मित्सुओ से कहती है कि वो तुरंत नीचे आए, लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि ये सीढ़ियाँ कितनी ज़्यादा कमाल की हैं, चलो ऊपर की तरफ जाकर देखते हैं। किरी भी फिर ऊपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन इन सीढ़ियों पर उसे थकान महसूस होने लगती है, जैसे कि वह एक ही जगह पर बार बार घूम रही हो। फिर अचानक से उसे वहाँ पर कुछ जलने की बदबू आती है। फिर वो देखती है कि सीढ़ियों पर कुछ लाशें हैं, जो कि पूरी तरीके से जल चुकी हैं। ये लाशें उन्हीं 5 लोगों की होती है, जो कि कल रात इस लाइट हाउस को चेक करने के लिए आए थे। किरी देखती है कि 2 बच्चे डर कर एक ही जगह पर बैठे हुए थे। वह उन दोनों को वापस से नीचे जाने को कहती है, इस लाइट हाउस से दूर। फिर उसके बाद जब किरी लाइट हाउस के एकदम टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है, तो वहां पर एक बड़ा सा स्पायरल दिखता है, जिसे देखकर मित्सो कह रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है और वो हिल भी नहीं पा रहा है। ये स्पायरल उन्हें घूर भी रहा है। किरी कहती है कि ये एक लाइट हाउस का लेंस है। ये लेंस गोल ही होते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, जैसे कि ये पिघल गया हो। अब किरी देखती है कि सूरज ढलने वाला है, और ऐसा होते ही लाइट हाउस की लाइट ऑन हो जाएगी। वो समझ जाती है कि लाइट हाउस ऑन होने पर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता होगा, और उसी के चलते हुए वो 5 लोग मारे गए होंगे। वो मित्सुओ को तुरंत ही नीचे जाने के लिए कहती है, और फिर हम देखते हैं कि सूरज ढलते ही लाइट हाउस का लेंस जलने लगता है, और उसकी हीट उनकी तरफ आने लगती है। फिर अचानक से मित्सुओ का दोस्त ठोकर खाकर वहीं गिर जाता है, और हीट का शिकार हो जाता है, और वहीं जलकर राख हो जाता है। ये हीट किरी और मित्सुओ तक भी पहुंच जाती है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब उनके बारे में अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो बचे हैं या नहीं। तो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। हे गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सायनारा। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।